हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो भैया ईएसआर का नेक्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने ईएसआर का इंट्रोडक्शन देखा था कि ईएसआर रिएक्शंस क्या होती है, ठीक है, और सिग्मा कॉम्प्लेक्स क्या होता है, एरिनियम आयन कॉम्प्लेक्स क्या होता है, इनकी स्टेबिलिटी कैसे चेक करते हैं, ईएसआर के लिए रिएक्टिविटी कैसे चेक करते हैं। पिछली क्लास में हमने ये सारी बातें कर ली है। रिएक्शन मैकेनिज्म का ही एक ये पार्ट है। आप ये मान सकते हो कि हमें अलग अलग तरीके की मैकेनिज्म यहां पर पढ़नी है। जैसे सबसे पहले हमने ईएआर पढ़ी, तो एनसीईआरटी में जितने भी ईएआर के एग्जाम्पल थे वो सारे हमने वहीं पर कवर कर लिए, चाहे वो किसी भी चैप्टर में हो। ठीक ऐसे ही हम ईएसआर पढ़ेंगे, तो ईएसआर के जितने भी एग्जाम्पल है, चाहे वो किसी भी चैप्टर में हो, वो सारे एग्जाम्पल हम यहां पर एक साथ देखने वाले हैं। तो पिछली क्लास में हमने जो है वो लास्ट जो बात करी थी वो थी डायरेक्टिंग इफेक्ट ऑफ ग्रुप्स की। तो यहीं से हम अपनी बात वापस से स्टार्ट करते हैं। एक बार मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं आपको। डायरेक्टिंग इफेक्ट्स ऑफ ग्रुप्स, ठीक है, कि भैया जो ग्रुप्स होते हैं अपने पास, उनका डायरेक्टिंग इफेक्ट क्या होता है। अब देखो कि नाम है रिएक्शन का ईएसआर, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब यार बेंजीन रिंग जो होती है ना, उस पर अगर आपने कोई ग्रुप लगा दिया, मान लो ये कंडीशन आ गई, ठीक है, यहां पर कोई भी ग्रुप लगा है जी। अब यार इस जी की प्रेजेंस में इलेक्ट्रोफाइल कौन सी पोजीशन पर अटैक करेगा, ये ऑर्थो मेटा, ये पैरा, ये ऑर्थो मेटा और ये पैरा। तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहां जुड़ेगा? ऑर्थो पर जुड़ेगा तो अलग प्रोडक्ट बनेगा, मेटा पर जुड़ेगा तो अलग होगा, पैरा पर जुड़ेगा तो अलग प्रोडक्ट होगा। तो भाई किसी ग्रुप की प्रेजेंस में कोई आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कौन सी पोजीशन पर अटैक करेगा, ऑर्थो पर, मेटा पर के पैरा पर, कहां जुड़ेगा, इसके बारे में जो है वो हमें यहां पर पढ़ना है। इसी को हम क्या बोलते हैं? डायरेक्टिंग इफेक्ट। तो ये ग्रुप जो है ना, वो क्या करता है? इलेक्ट्रोफाइल को गाइड करता है, एक तरीके से इसको डायरेक्ट करता है कि भाई तू ऑर्थो पर जा, तू मेटा पर जा, तू पैरा पर जा। और इसी क्रम में हमने सबसे पहले पढ़ लिया था कि ऐसे ग्रुप जिनका बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, आप बोल सकते हो प्लस आई इफेक्ट होता है, जिनका प्लस एम इफेक्ट होता है, इसके अलावा जिनका जो है वो प्लस एच इफेक्ट होता है, वो सारे के सारे ग्रुप क्या होते हैं? वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। कहने का मतलब इन सब के केस में हमारा आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करेगा? ऑर्थो पैरा पर अटैक करेगा। ठीक है, तो आप समझना जरा कि ये लाइन मैं दोबारा एक बार लिख देता हूं कि ग्रुप्स विच शोज प्लस एम इफेक्ट, ठीक है, या प्लस एच इफेक्ट, ठीक है, या स्ट्रोंग प्लस आई इफेक्ट, ठीक है, कि भाई जिनका जो है इफेक्ट कैसा हो, प्लस एम हो, प्लस एच हो, या स्ट्रोंग प्लस आई इफेक्ट हो, ठीक है, विल बी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ठीक है, वो क्या होंगे? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगी। क्यों? क्योंकि भाई इन सब के कारण यहां ऑर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और हमें तो यही ध्यान में रखना है कि कहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, कि इलेक्ट्रोफाइल का अटैक वहां होगा जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी, है ना। तो इन सब की प्रेजेंस में आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करेगा? ऑर्थो और पैरा पर अटैक करेगा। और प्लस आई, स्ट्रॉन्ग प्लस आई है तो भी जो है वो क्या होता है? जो एरिनियम आयन बनता है, जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनता है, वो ज्यादा स्टेबल बनता है। कब? जब आने वाला इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पैरा पर जुड़ेगा तो एरिनियम आयन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो इसलिए ये भी क्या होता है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। चलो ठीक है, इसके अलावा ये सारे के सारे ग्रुप है ना, दीज ऑल ग्रुप्स, ठीक है, विल बी एक्टिवेटिंग ग्रुप्स, ठीक है। ये सारे के सारे ग्रुप जो है ना, ये रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं। कहने का मतलब रिंग को एक्टिवेट करने का काम करते हैं। ये सारे ग्रुप रिंग को एक्टिवेट करते हैं कि आने वाला इलेक्ट्रोफाइल जो है ना वो आसानी से अटैक करे। क्या करेंगे कि बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये बढ़ाएंगे, डोनर इफेक्ट है, तो बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे, और बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो हम बोलेंगे कि रिंग आने वाले इलेक्ट्रोफाइल के लिए क्या हो रही है? एक्टिवेट हो रही है। सारी बातें हमने पिछली क्लास में कर ली है, बाकी जो है वो ये केवल हमें पॉइंट ही लिखना था। अब देखो अगला जो पॉइंट है ना, वो अपना है माइनस एम वाला। कहने का मतलब अगर मान लो बेंजीन पर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉवल ग्रुप जुड़ा है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉवल ग्रुप की प्रेजेंस में जो है वो इलेक्ट्रोफाइल कहां जुड़ेगा, हमें तो ये समझना है। तो आप देखो कि ग्रुप्स विच शोज माइनस एम इफेक्ट, ठीक है, जिनका माइनस एम हो, या आप ये बोलो माइनस एच इफेक्ट, ठीक है, या फिर जिनका माइनस आई, ठीक है, स्ट्रोंग माइनस आई
इफेक्ट, ठीक, विल बी मेटा डायरेक्टिंग, ठीक है, कि जिनका -M -H या स्ट्रॉन्ग -I, बहुत ज्यादा -I हो, वो सारे के सारे ग्रुप कैसे होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। एंड these groups will be ring deactivating ग्रुप्स, ठीक है। ये सारे के सारे जो है ना वो क्या होंगे, एक तरीके से रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होंगे। इन सब की प्रेजेंस में रिंग जो है वो क्या कर जाएगी, डीएक्टिवेट हो जाएगी आने वाले इलेक्ट्रोफाइल के लिए। देखना कैसे, एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले हम प्लस या -M इफेक्ट का एग्जांपल देखते हैं कि -M वाला जो है ना वो हमने बोला है कि मेटा डायरेक्टिंग होता है। तो -M वाला मेटा डायरेक्टिंग क्यों होता है, देखो जैसे कोई भी ग्रुप है, मान लो अपने पास यहां NO2 लगा है या CN लगा है, जैसे CN जोड़ देते हैं मान लो, है ना। अब हमें पता है CN का इफेक्ट कैसा होता है, -M होता है बेंजीन पर। तो CN का ये नाइट्रोजन क्या करेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आती है ना, तो बस हमें इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पर कार्बन और ये हमारे पास जो है नाइट्रोजन पर चार्ज कैसा है, नेगेटिव। तो जैसे ही नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन इधर विड्रॉ किए तो ये रिंग के इलेक्ट्रॉन जो किधर आ गए, कार्बन के पास। यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ चार्ज आएगा पॉजिटिव और ये डबल बॉन्ड, ये इसकी पहली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। आगे रेजोनेंस चलाते हैं तो ये वाला बॉन्ड इधर, तो हमारे पास जो है वो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये डबल बॉन्ड और ये कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, मतलब ये कंडीशन आएगी अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसकी। नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ये वाला जो है वो इधर आएगा, तो हमारे पास ये डबल, यहाँ पर पॉजिटिव, ये डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन पर चार्ज कैसा है, नेगेटिव है। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये वाला इधर, तो ये वाला बॉन्ड वापस से इधर, तो हमारे पास ये डबल 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 और ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड और ये क्या है, नाइट्रोजन। ये कंडीशन है, ठीक है। टोटल कितनी बनी, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी और सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को मिला के हम क्या करते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते हैं। तो यहाँ से हम जो रेजोनेंस हाइब्रिड अगर बनाए तो भैया इसका रेजोनेंस हाइब्रिड जो है वो ऐसा बनेगा, देखो, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, रेजोनेंस हाइब्रिड वगैरह कैसे बनाते हैं। इसका ये रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा और चार्ज चेक करो, यहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ पर चार्ज कैसा, पॉजिटिव, ठीक है। देखो जरा, क्या -M इफेक्ट की वजह से आप देख रहे हो कि यार ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई, कम हो गई। और हमें यह पता है कि इलेक्ट्रोफाइल वहां अटैक करेगा जहां ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या मिलेगी, आपको ज्यादा मिलेगी। कि यहां पर क्या हुआ है कि यार -M इफेक्ट था, तो -M की वजह से जो है वो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन खींच लिए, इसने रिंग को डीएक्टिवेट कर दिया, इसने इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लिए रिंग से। लेकिन हमें यह पता होना चाहिए कि यार जो मिजोमेरिक इफेक्ट होता है ना, चाहे वो +M हो चाहे -M हो, पिछली क्लास में हमने +M भी देखा था। तो मिजोमेरिक इफेक्ट जो होता है वो तो केवल ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही होता है, मेटा पर तो कोई मिजोमेरिक इफेक्ट नहीं होता ना। तो यहां क्या होगा कि भैया इस केस में जो है क्योंकि यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, अब इलेक्ट्रोफाइल चाहकर भी ऑर्थो और पैरा पर अटैक ही नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि ये दोनों की दोनों पोजीशन क्या हो गई है, ये तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पोजीशन है, इन पर यार खुद पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इलेक्ट्रोफाइल को कहां से इलेक्ट्रॉन दे देंगे। तो रेस्पेक्टिवली आप देखोगे कि मेटा पोजीशन जो है ना, मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। तो अब अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो वो कहां अटैक करेगा, मेटा पोजीशन पर करेगा। तो यहां पर हम यही बोलेंगे कि भैया ड्यू टू -M इफेक्ट, ठीक है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन ऑफ रिंग बिकम्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ठीक, दोनों की दोनों पोजीशन क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गई। एंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रेस्पेक्टिवली will be more on meta position, so upcoming electrophile will attack on meta position, ठीक है। तो भैया जो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल है ना,
वो कहाँ अटैक करेगा, मेटा पोजीशन पर अटैक करेगा। इसीलिए हमने बोला है कि जिनका भी इफेक्ट -m होगा ना, वो सारे के सारे क्या होंगे, मेटा डायरेक्टिंग होंगे, है ना। क्वेश्चन आ सकता है ऐसा कि जैसे 3-4 ग्रुप दे दिए, आपको पूछ लिया कि इनमें से कौन सा वाला ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा, कौन सा वाला मेटा डायरेक्टिंग होगा। तो जिनका भी स्ट्रॉन्ग +I इफेक्ट होता है, +H होता है, या फिर +M इफेक्ट होता है, वो सारे के सारे ग्रुप कैसे होते हैं, वो सारे के सारे ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। और जिनका भी -M, -H या -I होता है, वो सारे के सारे ग्रुप कैसे होंगे, वो एक तरीके से मेटा डायरेक्टिंग होंगे। अब इधर देखो, सेम टू सेम केस -H का, है ना। तो -H वाले भी क्या होंगे, मेटा डायरेक्टिंग होंगे। ये लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि भाई इसमें भी -H इफेक्ट, जैसे मान लो यहाँ पर बेंजीन पर आपने CCl3 लगा दिया कि एक कार्बन है, 3 इसके चारों तरफ क्लोरीन है, तो हर एक क्लोरीन का -M इफेक्ट, -H इफेक्ट के कारण क्या करेगा, वो रिंग से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो वही बात है कि जैसे +H में हमने देखा था ना, +H की वजह से ऑर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक ऐसे -H की वजह से ऑर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, तो बची कौन सी, मेटा पोजीशन, तो मेटा पर जुड़ेगा। हम जो है वो ये समझ लेते हैं कि स्ट्रॉन्ग -I इफेक्ट होता है तो वो वाला मेटा डायरेक्टिंग क्यों होता है। जैसे +I में हमने पढ़ा था ना, ठीक वैसा ही रीजन है कि यार जो एरिनियम आयन कॉम्प्लेक्स बनेगा ना, वो ज्यादा स्टेबल होगा। जो हमारा कार्बोकेटाइन बनता है वो क्या होगा, वो ज्यादा स्टेबल होगा। और ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन के केस में जो है वो हमें इलेक्ट्रोफाइल को वहीं अटैक करवाना जहां एरिनियम आयन ज्यादा से ज्यादा स्टेबल हो। जैसे एग्जांपल समझते हैं, -M देख लिया, -H की जरूरत नहीं पड़ेगी। और फिर जो है वो हम, चलो एक काम करता हूं ना, -H भी बता ही देता हूं यार, है ना, आलस करने से क्या फायदा है, बता ही देता हूं। मैंने सोचा कि जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब कई जगह एग्जांपल पूछा जा सकता है तो मैं कर देता हूं। देखो इधर -H इफेक्ट, फिर मैं -I बता दूंगा ना। तो हमारे पास ऐसी कंडीशन है, ये C, ये Cl, ये Cl और ये Cl। देखो जो CCl3 ग्रुप होता है, जो CF3 ग्रुप होता है, इनका इफेक्ट कैसा होता है, -H होता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, Cl बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, तो कार्बन ने रिंग से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लिए, और रिंग से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किए तो रिंग पर चार्ज आया पॉजिटिव, ये डबल बॉन्ड, यहाँ Cl और यहाँ पर Cl-, ये कंडीशन आएगी। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये वाला बॉन्ड इधर आएगा, तो हमारे पास जो है वो अगली इसकी जो है वो स्ट्रक्चर ये बनेगी, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड, ये कार्बन, ये Cl और ये Cl, यहाँ पर आएगा चार्ज कैसा, Cl-। ठीक है, नेक्स्ट इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, ये वाला बॉन्ड इधर आएगा, तो अगली रेजोनेटिक स्ट्रक्चर इसकी ये बनेगी, यहाँ डबल, ये डबल, ये Cl और ये Cl, यहाँ Cl-, और यहाँ चार्ज कैसा, पॉजिटिव। ठीक है, अब एक चीज देखो कि इसकी हाइपर कॉन्जुगेशन से, तो ये वाली स्ट्रक्चर तो इसकी हाइपर कॉन्जुगेशन से बनी है, और बाकी जितनी भी है ना, ये सारी की सारी इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है, ये हाइपर कॉन्जुगेशन से बनी हुई स्ट्रक्चर नहीं है। इसीलिए हम बोलते हैं कि जब हाइपर कॉन्जुगेशन चलता है तो हाइपर कॉन्जुगेशन भी बेंजीन की केवल ऑर्थो पैरा पोजीशन पर ही होता है। क्यों होता है, क्योंकि भाई बाकी तो सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ना। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, तो ये वापस से इधर, तो वापस से हमारे पास जो फर्स्ट स्ट्रक्चर थी उसी के इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बन जाएगी। ये लो, अब यहाँ से भी आप जो इनका सबका हाइब्रिड बनाओगे तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर इसकी कुछ यूँ बनेगी, ये कार्बन, ये Cl, ये Cl, ये Cl, यहाँ पर जो चार्ज आएगा कैसा, पार्शियल नेगेटिव आएगा सारे Cl पर, है ना। और यहाँ पर जो है वो अपने पास चार्ज आएगा कैसा, पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव। तो आप देख लो सेम टू सेम केस है कि मेटा पर जो है वो कोई चार्ज नहीं आया, जबकि ऑर्थो और पैरा पर चार्ज कैसा आया, पॉजिटिव आया। तो इसलिए जो मेटा पोजीशन क्या है, मेटा पोजीशन खाली पड़ी है ना। और ऑर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो चुकी है, तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जुड़ेगा, मेटा पर ही जाएगा। बेचारे के पास एक ही ऑप्शन है, और वो कौन सा है, वो मेटा पोजीशन है। ठीक है ना, तो मेटा पर आपको ये ध्यान में रखना है कि मेटा पर अगर चार्ज ज्यादा है, जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इलेक्ट्रोफाइल वहीं अटैक करेगा। मेरे ख्याल से मेरी सारी बातें आपके अच्छे से समझ में आ रही होगी। थोड़ा सा हम इसी को और आगे बढ़ाते हैं, देखना जरा। ये -H इफेक्ट है ना, स्ट्रॉन्ग -I इफेक्ट। देखो स्ट्रॉन्ग -I इफेक्ट, मैंने आपको ये कहा ना कि स्ट्रॉन्ग -I इफेक्ट होगा तो वो भी ग्रुप कैसे होंगे, मेटा डायरेक्टिंग होंगे। तो आप समझो जरा कि जैसे हमारे पास यहां पर ग्रुप है, मान लो Nr3+,
अब इसका जो इफेक्ट है ना माइनस आई होता है और बहुत ज्यादा ठीक ठाक माइनस आई होता है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट है किसका, Nr3+ और स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट है। तो अब हमें ये पॉसिबिलिटी चेक करनी है कि यार आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहां जाएगा, ऑर्थो पर जाएगा, मेटा पर जाएगा कि पैरा पर जाएगा, कि इलेक्ट्रोफाइल जो है वो कहां अटैक करेगा, हमें ये चेक करना है। और ये चेक करने के लिए काम करते हैं, मैं ऑर्थो मेटा पैरा तीनों पर इलेक्ट्रोफाइल जो है वो ऐड करके देख लेता हूं, है ना। और जहां अपना एरिनियम आयन कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होगा, जहां सिग्मा कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होगा, वही जो है वो अपने पास पोजीशन सुटेबल होगी इलेक्ट्रोफाइल के अटैक के लिए। तो आप देखो कि सबसे पहले हमने अटैक करवा दिया मान लो इलेक्ट्रोफाइल का इस पोजीशन पर, इलेक्ट्रोफाइल यहां जोड़ा, कहने का मतलब इलेक्ट्रोफाइल यहां जोड़ूंगा तो पॉजिटिव चार्ज मेटा पर आएगा, यहां इस पोजीशन पर पॉजिटिव आएगा, है ना। कैसे कि भाई इलेक्ट्रोफाइल को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन, और यहां इलेक्ट्रोफाइल जोड़ने के लिए इस पाई बॉन्ड को आपको ऊपर वाले कार्बन पर शिफ्ट करना पड़ेगा, और फिर ऊपर वाले कार्बन पर शिफ्ट करोगे तो यहां चार्ज आ जाएगा कैसा, नेगेटिव, ये कंडीशन आएगी। यहां तो आया Nr3+ और जो है वो यहां पर आ गया इलेक्ट्रोफाइल, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, और ये कंडीशन ध्यान दो जरा। इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं, तो ये वाला बॉन्ड इधर आएगा, तो इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, पहली रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ये वाली बनी, यहां पर चार्ज कैसा, पॉजिटिव, और ये आया अपने पास क्या, Nr3+ और ये इलेक्ट्रोफाइल, ठीक। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये वाला बॉन्ड जो है वो इधर आएगा, तो अगली रेजोनेटिक स्ट्रक्चर इसकी ये बनेगी, ये पोजीशन अपने पास आएगी भैया पॉजिटिव चार्ज की। ये देखो यहां पॉजिटिव चार्ज आया, है ना, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आया, ठीक। तो मेटा पर अगर ऑर्थो पर जुड़ा तो ये कंडीशन आई। एक काम करते हैं मेटा पर जोड़ के देखते हैं, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक मेटा पोजीशन पर मैं करवाता हूं। तो मेटा पर अगर इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा, दिस इज Nr3+, नॉट NH3+, NH3+ होगा तो भी यही होगा, क्योंकि NH3+ का भी जो है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग माइनस आई होता है। अब अगर यहां इलेक्ट्रोफाइल जोड़ूंगा तो पॉजिटिव चार्ज इस पोजीशन पर आएगा, तो यहां इलेक्ट्रोफाइल हमने जोड़ा तो पॉजिटिव चार्ज यहां आया, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। आप इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करो, तो ये वाला डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो हमारे पास जो है वो ये इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेगी। यहाँ आया क्या, Nr3+, और ये पॉजिटिव यहाँ, ये डबल बॉन्ड और ये इलेक्ट्रोफाइल और ये डबल बॉन्ड। नेक्स्ट स्टेप में ये वाला इधर, तो अगली रेजोनेटिक स्ट्रक्चर इसकी ये वाली बनेगी, ये पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर जो है वो हमारे पास ये डबल और ये इलेक्ट्रोफाइल, और ये क्या आया, Nr3+। ध्यान से देखो जरा कि आप ये देख पा रहे होंगे कि यार यहां ये पॉजिटिव जो है ना कभी भी इस कार्बन पर नहीं आएगा, क्योंकि हमें पता है कि -I + I ये जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है ये डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है, डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। तो डिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी इफेक्ट उतना ही कम हो जाएगा। तो हमें पता है कि जो -I वाले होते हैं वो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को क्या करते हैं, वो कम कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को। और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी अगर कम हो गई तो भैया एरिनियम आयन बनेगा नहीं। तो यहां देखो जरा, डिस्टेंस क्या है, कम है, डिस्टेंस कम है, डायरेक्टली इस कार्बन पर जुड़ा है, यहां तो -I बहुत ज्यादा है। ये वाला जो कार्बोकेटाइन बनेगा ये क्या बनेगा, लेस स्टेबल, कम स्टेबल बनेगा। और कम स्टेबल बनने के कारण हमें कभी भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे स्टेबिलिटी कम होती हो, तो ये वाला कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा, लेस स्टेबल है। और कंपैरेटिवली दिस कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल, है ना। या ये जो एरिनियम आयन कॉम्प्लेक्स बनेंगे ये ज्यादा स्टेबल है। क्यों है ज्यादा स्टेबल, क्योंकि रेजोनेंस जब चलेगा तो कभी भी पॉजिटिव चार्ज इस वाले कार्बन पर तो नहीं आएगा, क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, -I से ये इसको क्या कर देगा, बहुत कम स्टेबल कर देगा, लेस स्टेबल कर देगा, ठीक है। ऐसे ही सेम टू सेम केस भैया जी, आप चाहो तो इसको जो है वो पैरा पर अटैक करवा के देख लो, ऐसी ही कंडीशन आएगी। जैसे करवा के देखते हैं कि मैं काम करता हूं, इलेक्ट्रोफाइल को यहां जोड़ता हूं, यहां जोड़ूंगा तो पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पर आएगा, ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल यहां पॉजिटिव आया, और ये डबल, ये जो है वो अपने पास डबल बॉन्ड। रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर इसकी आएगी ऐसी, ये इलेक्ट्रोफाइल हुआ, ठीक है, और यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा Nr3+। देख लो जरा कि यार Nr3+ वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है, और इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये कम स्टेबल हो गया, पॉसिबल नहीं है। अगली रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो, तो अगली रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में यहां पॉजिटिव आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देखोगे कि यार अगर इलेक्ट्रोफाइल मेटा पर जुड़ता है तो जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स बनती है ना वो रेस्पेक्टिवली ज्यादा स्टेबल होती है ऑर्थो और पैरा से, ठीक है। तो इसलिए हम ये बोलेंगे कि जिसका भी स्ट्रॉन्ग -I इफेक्ट होगा ना वो जो है वो कैसा होगा, वो मेटा डायरेक्टिंग होगा। ये कारण है
कि क्या कारण है कि भैया ऑर्थो और पैरा से ज्यादा स्टेबल मेटा वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है, इसलिए जो है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नहीं होता है, ये मेटा डायरेक्टिंग होता है। तो अब कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि भाई जिनका भी इफेक्ट प्लस एम होता है, प्लस एच होता है, या फिर स्ट्रोंग प्लस आई होता है, ये सारे के सारे ग्रुप जो है वो कैसे होते हैं? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। यानी आने वाला इलेक्ट्रोफाइल जो है वो कहां जाएगा? ऑर्थो और पैरा पर जाएगा। फिर जिसका भी इफेक्ट माइनस एम होता है, माइनस एच होता है और माइनस आई होता है, ये सारे के सारे ग्रुप कैसे होते हैं? मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। कहने का मतलब ये कि आने वाला इलेक्ट्रोफाइल मेटा पोजीशन पर अटैक करेगा, मेटा पर जाके जुड़ेगा। कंडीशन ये है। आई होप मेरी बातें आपके समझ में आ गई होगी। तो यही है, बस यही सारी चीजें ध्यान में रखनी है। अब देखो जरा कि अगला जो पॉइंट है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसकी बात कर लेते हैं हम। इसको तो मैं बिठा रहा हूं। तो ये है भैया डायरेक्टिंग इफेक्ट। इसके अलावा एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग इफेक्ट भी मैंने बता दिया कि ऐसे ग्रुप्स जो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करते हैं बेंजीन रिंग पर, तो जो भी बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा वो तो सारे ग्रुप कैसे होंगे? रिंग एक्टिवेटिंग होंगे। और जो बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉवल ग्रुप जितने भी होंगे वो सारे के सारे डीएक्टिवेटिंग होंगे। ठीक है ना? अब देखो नेक्स्ट जो पॉइंट है ना, वो अपने पास है सिलेक्शन ऑफ बेस्ट अटैकिंग पोजीशन फॉर इलेक्ट्रोफाइल। देखना कि नेक्स्ट जो है ना वो अपने पास यही है, सिलेक्शन ऑफ बेस्ट अटैकिंग पोजीशन फॉर इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है कि यार इलेक्ट्रोफाइल के पास मान लो एक से ज्यादा चॉइस है कि ऑर्थो पर अटैक करेगा, मेटा पर अटैक करेगा, पैरा पर अटैक करेगा, या इसके अलावा भी चॉइस हो सकती है। जैसे अभी एग्जांपल देखेंगे तो सबसे बढ़िया जो साइट है ना वो कौन सी होगी? सबसे बढ़िया साइट कौन सी होगी इसके अटैक करने के लिए? कहने का मतलब आप ये मानो कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा वाला बनेगा, कहां से बनेगा मेजर प्रोडक्ट, हमें ये प्रेडिक्ट करना है। और इलेक्ट्रोफाइल जो है वो कहां कौन सी पोजीशन पर जुड़ेगा। तो एक तो मैं आपको ये बता दूं कि एक ही चीज ध्यान में रखनी है कि इलेक्ट्रोफाइल वहां अटैक करेगा चाहे कोई भी कैसा भी कंपाउंड आए। ईएसआर रिएक्शन अगर आप करवा रहे हो तो इलेक्ट्रोफाइल वहां अटैक करेगा जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसको ज्यादा मिलेगी, कि जहां मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी ना अपना इलेक्ट्रोफाइल वहीं अटैक करेगा। यह बात आपको ध्यान में रखनी है ना? तो मैं ये लिख देता हूं कि भाई इलेक्ट्रोफाइल will attack on that carbon at which electron density is maximum। ठीक है, तो भैया इलेक्ट्रोफाइल जो है उस पोजीशन पर अटैक करेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। क्लियर है बात? अब आप समझो जरा। चलो ठीक है, जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम है वहां अटैक कर दिया। कई बार हमारे पास ऐसी कंडीशन आती है कि बेंजीन रिंग पर मान लो कि 2 इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप है, तो हम इलेक्ट्रोफाइल का अटैक किसके अकॉर्डिंग करवाएंगे? तो देखो 2-3 पॉइंट मैं आपको लिखवा रहा हूं, इनको अप्लाई करना हम जस्ट बाद में सीखेंगे, एग्जाम्पल से सीखेंगे। पहले जो है वो आप इधर देखना कि इफ 2 इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप्स, नॉट इवन 2, मोर देन 2 भी पॉसिबल है कि 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, है ना, बेंजीन रिंग पर। तो इफ 2 और मोर देन 2, ये भी मैं लिख देता हूं। ठीक है, सब में ये लागू होगा जितने भी पॉइंट में लिखवाऊंगा। इफ 2 और मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन डोनर, तो मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप्स are present on benzene ring। ठीक है, तो देखो इफ 2 और मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन बेंजीन रिंग, देन पोजीशन, या इसको बोलो अटैकिंग पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, विल बी डिसाइडेड
will be decided by more electron donor group। ठीक है, तो यह इलेक्ट्रोफाइल की जो अटैकिंग पोजीशन होगी वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप जो है वो डिसाइड करेगा। ठीक, फिर देखो कि इफ 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉवल ग्रुप्स आर प्रेजेंट, then position will be decided by less electron withdrawal ग्रुप। ठीक है, तो भैया इस केस में जो पोजीशन डिसाइड होगी ना वो कम इलेक्ट्रॉन विड्रॉवल ग्रुप से डिसाइड होगी कि दो अगर इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप लगे हैं तब तो जो है वो पोजीशन कौन डिसाइड करेगा, ज्यादा डोनर जो है वो पोजीशन डिसाइड करेगा। दो अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉवल ग्रुप लगे हैं तो पोजीशन कौन डिसाइड करेगा, तो जो कम विड्रॉवल इफेक्ट रखता है वो डिसाइड करेगा। अब एक कंडीशन ऐसी भी है, इफ वन ग्रुप is electron donor group and other is electron withdrawal group, then position will be decided by electron donor group। ठीक है, तो भैया अगर एक ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनर है एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉवल है तो पोजीशन इलेक्ट्रॉन डोनर। बस ये 3 पॉइंट ध्यान में रखने। अच्छा, यहां से कई बार स्टेटमेंट भी पूछ लेता है ना, और आपको कंक्लूजन जो है ना वो ये ध्यान में रखना, ओवरऑल आपको ये चेक करना है कि इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करेगा, जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या रहेगी, मैक्सिमम रहेगी। और ये तीनों स्टेटमेंट कई बार जो है वो आपको इस तरीके से जो 3 स्टेटमेंट बना के दे देगा, 4 बना के दे देगा, पूछ लिएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट। ठीक है, अब देखो करना क्या है और क्वेश्चन जो है वो कैसे आएगा, तो इसको जो है वो एक क्वेश्चन से ही हम समझते हैं। देखना जरा, आसान सा काम है भैया। हाँ जी, यूं समझो कि क्वेश्चन ये है कि सिलेक्ट द बेस्ट अटैकिंग साइट फॉर इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, इन द गिवन कंपाउंड्स। ठीक है, आपको कुछ कंपाउंड्स गिवन है और इनमें कुछ साइट मेंशन होगी। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने आपको सबसे पहला कंपाउंड ये दिया है कि जैसे ये वाला है CH3, ये A और ये B। अब आपको यहां पर क्या करना है, ये सिलेक्ट करना है कि अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो इलेक्ट्रोफाइल इनमें से कौन सी पोजीशन पर अटैक करेगा, कहां अटैक होगा इलेक्ट्रोफाइल का, आपको ये चीज सिलेक्ट करनी है। तो बहुत ही सिंपल सा काम है, देखो जरा कि इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करेगा, जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आप चेक करोगे कैसे, वही +m इफेक्ट, -m इफेक्ट या H इफेक्ट या I इफेक्ट, उनसे ही चेक करोगे। तो आप समझो कि जैसे CH3 है तो CH3 का +H होता है और +H इफेक्ट के कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ इंक्रीज होती है, ऑर्थो और पैरा पर इंक्रीज होती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो भैया इसने यहाँ और यहाँ दे रखा है, इन दो में से किसी एक को सिलेक्ट करना है। तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, A पर अटैक करेगा। तो ऐसे ही मैं जो है वो कुछ एक ग्रुप्स लिख रहा हूँ, है ना, और आपको जो है वहाँ पर कुछ कंपाउंड लिख रहा हूँ, उनमें जो है साइट सिलेक्ट करनी है, बेस्ट अटैकिंग साइट। ठीक है, ये हमारे पास कुछ एक कंपाउंड्स है। अब आप चेक करोगे कि यार इलेक्ट्रोफाइल जो है वो कौन सी पोजीशन पर अटैक कर सकता है। ठीक है, जैसे ये हो गया, ठीक है,
एक ये हो गया, एक ये हो गया अपने पास, ठीक है। फिर और देखो, आप वीडियो पॉज करो और आराम से जो इनको नोट करो, आराम से पहले सिलेक्ट करो कि कौन सी साइट पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक पॉसिबल है, ठीक है। इसके बाद में मैच करना, जैसे कहाँ कहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हो सकता है, ठीक है। कोई जल्दबाजी नहीं है, ये तो सारे जो है वो एग्जाम्पल है अपने पास जिनमें केवल एक ही ग्रुप लगा है। अब मान लो अगर ऐसी कंडीशन आ गई, दो दो ग्रुप लगे हैं, जैसे CH3 है और एक CH3 है, ठीक है। यहाँ दे दिया A, यहाँ पर दे दिया B, ठीक है, और यहाँ दे दिया C। एक आपको ये एग्जांपल दे दिया, ठीक है। एक ये कोई एग्जांपल है अपने पास, ठीक है। फिर देखो एक ये कोई एग्जांपल है, ठीक है, और एक ये कोई एग्जांपल है मान लो, ठीक है। अब चेक करना है इनमें से कि कहां पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा। फिर कुछ अलग एग्जांपल भी हम लेते हैं, जैसे ये एक एग्जांपल है COH, ठीक है, और ये तो कॉमन है, एग्जांपल ऐसा है, ठीक है। और ये एग्जांपल है एक, ठीक है, इसको ठीक करते हैं थोड़ा सा, ये एग्जांपल सेट हुआ नहीं। एक्चुअल में एग्जांपल ऐसा है, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये हमारे पास इधर D हो गया, ये E हो गया, ठीक है। आपको बेस्ट इलेक्ट्रॉन अटैकिंग साइट जो है वो सिलेक्ट करनी है। एक ये वाला एग्जांपल है, यहाँ दे दिया A, यहाँ B और यहाँ C, ठीक है। देखो जी, स्टार्ट करते हैं कि कहाँ पर अटैक होगा इलेक्ट्रोफाइल के लिए। हमें बेस्ट पोजीशन चुननी है कि इलेक्ट्रोफाइल अगर आएगा तो कहाँ जुड़ेगा। तो आप समझो कि OCH3 का इफेक्ट कैसा है, इसका इफेक्ट है भैया जी +M, है ना, और +M इफेक्ट है, तो +M की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ इंक्रीज होगी, ऑर्थो और पैरा पर इंक्रीज होगी। ये ऑर्थो पोजीशन है, ये मेटा पोजीशन है इसके रेस्पेक्ट में, और ये वाली भी मेटा पोजीशन है, तो A की पोजीशन है अपने पास कौन सी, A। तो इसका मतलब आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, A पर अटैक करेगा। यहाँ चेक करते हैं भैया जी, इसका इफेक्ट होता है +M और साथ में -I। अब अगर कोई पूछे कि यार हैलोजन का डायरेक्टिंग इफेक्ट क्या होगा, है ना, कि हैलोजन के केस में इलेक्ट्रोफाइल जो आएगा वो कहां कौन सी पोजीशन पर अटैक करेगा, तो सीधा सा काम यह है कि भैया इफेक्ट तो कैसा है +M, लेकिन +M पर डोमिनेट कर जाता है कौन सा, -I। अब -I तो जो है ना, ऑर्थो मेटा पैरा, वो पोजीशन तो देखता नहीं है, वो तो डिस्टेंस देखता है, ऑर्थो पर सबसे ज्यादा, फिर पैरा पर, फिर मेटा पर, फिर पैरा पर, वो तो डिस्टेंस चेक करता है। तो भाई डायरेक्टिंग इफेक्ट तो इसका जो क्या होगा, ऑर्थो पैरा ही होगा। लेकिन हैलोजन जो होता है ना, वो वीकली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। डीएक्टिवेटिंग क्यों होता है, क्योंकि ओवरऑल ये +M से तो इलेक्ट्रॉन देगा, -M से इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, विड्रॉ कर लेगा, ठीक है। सॉरी, +M से इलेक्ट्रॉन देगा, -I से इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, विड्रॉ कर लेगा, ठीक है। तो इसका डायरेक्टिंग इफेक्ट तो वही रहेगा, क्या, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। लेकिन हैलोजन जो होता है वो क्या होता है, वीकली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि द डायरेक्टिंग इफेक्ट of halogen will be ortho para directing, ठीक है। but halogen is a weakly deactivating group,
ठीक है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ओवरऑल बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, ओवरऑल इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर लिए, खींच लिए। तो बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, थोड़ी कम हो जाएगी। तो डायरेक्टिंग इफेक्ट तो इसका क्या रहेगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग रहेगा। अब देखो ऑर्थो, ये मेटा और ये पैरा, इसका मतलब ये है कि आने वाला इलेक्ट्रोफाइल जो होगा ना, वो ऑर्थो वो मेटा पर तो नहीं जाएगा, वो या तो ऑर्थो पर जाएगा या फिर कहां जाएगा, वो पैरा पर जाएगा। अब ऑर्थो और पैरा में से भी कहां जाएगा, तो भैया आप देखो कि ऑर्थो पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों, प्लस एम से इलेक्ट्रॉन दिए। अब प्लस एम तो यहां और यहां ए और सी दोनों जगह पर प्लस एम क्या है, इक्वल है, सेम है। क्योंकि जो प्लस एम इफेक्ट होता है वो तो डिस्टेंस पर डिपेंड करता नहीं है, वो तो डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होता है। तो दोनों जगह प्लस एम होगा लेकिन बराबर होगा। अब माइनस आई, यहां माइनस आई ज्यादा है तो इसने प्लस एम से इलेक्ट्रॉन दिए, माइनस आई से खींच लिए, तो यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओवरऑल कम मिलेगी। तो इलेक्ट्रोफाइल, आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहां जाएगा, एक ही चॉइस है, सी पर जाएगा। आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कभी भी ए पर अटैक नहीं करेगा, वो सी पर जाएगा। ठीक है, फिर यहां पर आते हैं, देखो जरा इसको कि ए बी NO2 का इफेक्ट कैसा है, माइनस एम, और हमें पता है कि माइनस एम वाले जितने भी ग्रुप होते हैं वो सारे के सारे मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, यानी कि इसके रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रोफाइल मेटा पर जाएगा। क्यों जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। आपको एक ही चीज चेक करनी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, कि आने वाला इलेक्ट्रोफाइल हमारा वहां अटैक करेगा जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, है ना। फिर यहां पर आते हैं, इसको देखना ध्यान से कि इसका इफेक्ट कैसा है, प्लस एम इफेक्ट है, और प्लस एम इफेक्ट कहां कहां होता है, ऑर्थो और पैरा पर होता है, मेटा पर तो होता नहीं है। तो यहां ऑर्थो पोजीशन को दे रखा है, तो भैया यहां पर अटैक करेगा आने वाला इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर है बात। फिर इसके बाद देखो जरा कि इसका इफेक्ट प्लस एच, इसका भी इफेक्ट कैसा है, प्लस एच। दोनों का इफेक्ट जो है वो प्लस एच और प्लस एच है। ठीक है, और अब यार इस केस में जो है वो क्या करे, तो मैंने कहा कि भाई आपको ओवरऑल ये चेक करना है कहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, और जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी इलेक्ट्रोफाइल के पोजीशन के लिए सबसे बेस्ट साइट वही होगी। तो भैया देखो इसके रेस्पेक्ट में, इस CH3 के रेस्पेक्ट में ये वाली पोजीशन ऑर्थो और ये वाली भी ऑर्थो। ठीक है, और इस CH3 के रेस्पेक्ट में ये वाली पोजीशन ऑर्थो और ये वाली पोजीशन ऑर्थो। ठीक है, तो अब यार देखो ये वाली ऑर्थो पोजीशन कॉमन है दोनों में, और यहां पर इस पोजीशन पर प्लस आई इफेक्ट भी सबसे ज्यादा है। तो भाई बेस्ट साइट इलेक्ट्रोफाइल के अटैक के लिए सबसे बेस्ट साइट तो कौन सी होगी, ए होगी। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना, इस कंपाउंड के केस में जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो बी से बनेगा, बी साइट पर मेजर होगा। क्यों, क्योंकि देखो आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, अटैकिंग साइट फॉर बेस्ट अटैकिंग साइट। तो बेस्ट अटैकिंग साइट तो कौन सी है, यही है कि हमारा इलेक्ट्रोफाइल यहां अटैक करना चाहता है, उसकी इच्छा है कि यार मैं ए पर अटैक करूं, लेकिन भैया ए पर क्राउडिंग क्या है, ज्यादा है, स्टेरिक इंड्रेस क्या है, ज्यादा है। तो सबसे बेस्ट अगर क्वेश्चन पूछे कि भैया बेस्ट अटैकिंग साइट कौन सी है, तो वो तो ए ही है। लेकिन अगर आपको पूछ ले कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, तो भैया वो बनेगा कहां से, बी से। क्यों, क्योंकि ए पर जो वो स्टेरिक इंड्रेस क्या है, ज्यादा है। तो मैं लिख देता हूं कि ए इज बेस्ट अटैकिंग साइट फॉर इलेक्ट्रोफाइल बट मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, बेस्ट, अच्छा ये बेस्ट अटैकिंग साइट क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, बट मेजर प्रोडक्ट विल बी फॉर्म ऑन साइट बी। ठीक है, मेजर प्रोडक्ट जो है वो बी पर बनेगा। क्लियर है बात। फिर यहां अगर हम आए तो यहां पर तो देखो ए और बी दोनों पोजीशन सिमिलर है, क्योंकि ए इसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन है और इस CH3 के रेस्पेक्ट में कैसी है, पैरा पोजीशन है, सॉरी मेटा पोजीशन है, और ये वाले CH3 के रेस्पेक्ट में ये ऑर्थो है। तो यहां पर तो कहीं पर भी अटैक हो सकता है, ए या बी, ए और बी बोथ आर आइडेंटिकल पोजीशन, आइडेंटिकल पोजीशन। तो दोनों की दोनों पोजीशंस कैसी है, आइडेंटिकल है। ठीक है, तो कहीं पर भी अटैक हो सकता है। अब देखो कि NO2 और NO2, अब दो विड्रॉवल आ गए। ठीक है, अब इस केस में आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करेगा, तो जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी वहीं अटैक करेगा। भैया इस NO2 के रेस्पेक्ट में ये ऑर्थो, इस NO2 के रेस्पेक्ट में ये भी ऑर्थो, और ऑर्थो और पैरा पोजीशन जितने भी है ना, उन पर तो इलेक्ट्रोफाइल जुड़ ही नहीं सकता, क्योंकि इसका इफेक्ट कैसा होता है, -m होता है। तो जितनी भी ऑर्थो पैरा पोजीशन है उन पर तो इलेक्ट्रोफाइल आएगा ही नहीं। तो भैया यहां नहीं आएगा, यहां पर भी नहीं आएगा, यहां पर भी नहीं आएगा। क्यों, ये ऑर्थो, ये पैरा, ये ऑर्थो, है ना। तो मेटा डायरेक्टिंग होता है, तो मेटा की एक ही पोजीशन बची, वो कौन सी है, सी। तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल सी पर जुड़ेगा। क्यों जुड़ेगा सी पर, क्योंकि ओवरऑल रेस्पेक्टिवली यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या मिल रही है, ज्यादा मिल रही है, इसलिए सी पर जुड़ेगा।
क्लियर है। फिर देखो यहां पर चेक करते हैं। अब देखो एक तो इलेक्ट्रॉन डोनर है और एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉवल है। मैंने आपको क्या कहा कि अगर मान लो दो ग्रुप हो, एक इलेक्ट्रॉन डोनर हो और एक का इफेक्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉवल इफेक्ट हो, तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल किसके अकॉर्डिंग अटैक करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनर के अकॉर्डिंग अटैक करेगा। कहने का मतलब आप चेक करोगे इलेक्ट्रॉन डोनर साइड जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, देखो ये वाली ए जो है इसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो, इसका प्लस एच इफेक्ट लग रहा है ए पर, जबकि बी पर इसका कौन सा इफेक्ट लग रहा है? माइनस एम, तो ए पर जुड़ेगा। इलेक्ट्रॉन डोनर के अकॉर्डिंग जो है वो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा। अब यहां पर देखो दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉवल ग्रुप है, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉवल है, तो अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉवल है तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल किसके अकॉर्डिंग अटैक करेगा? जो कम इलेक्ट्रॉन विड्रॉवल इफेक्ट रखता है उसके अकॉर्डिंग अटैक करेगा। तो इसका Cn का इलेक्ट्रॉन विड्रॉवल इफेक्ट, Cn का माइनस एम क्या होता है? कम होता है। तो ये अगर माइनस एम कम है तो भैया इसके अकॉर्डिंग अटैक करेगा, यानी कि कहां अटैक करेगा? ए पोजीशन पर अटैक करेगा, ठीक है, क्योंकि इसका माइनस नॉट ए पोजीशन, हाँ नहीं ठीक है, ए पोजीशन पर ही अटैक करेगा। तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल हमारा ए पर अटैक करेगा। क्यों करेगा? वापस से देख लो, इसमें जो कई बार कंफ्यूजन होता है कि सर ऐसा कैसे हो सकता है कि ए पर अटैक करेगा? आपने तो कहा था कि माइनस एम वाले मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग देखना, तो इसकी तो मेटा पोजीशन ये है, तो मेटा पर अटैक करवाना चाहिए। लेकिन भैया ऐसा नहीं है। आप सोचो कि इलेक्ट्रोफाइल का अटैक वहां होता है जहां ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। अगर आप मेटा पोजीशन को, Cn की मेटा पोजीशन देखो, ये यार NO2 की ऑर्थो पोजीशन भी तो है, तो NO2 यहां पर माइनस एम लगा के बैठा है। NO2 ने यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर दी है, यहां Cn ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करी है। तो ज्यादा कौन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर रहा है? ज्यादा कौन खींच रहा है? NO2 ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है? यहां पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, यहां इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ज्यादा होगी, तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करेगा? ए पर। तो आप ये ध्यान में रखो, एक ही चीज ध्यान में रखोगे, और वो ये है कि इलेक्ट्रोफाइल वहां अटैक करता है जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओवरऑल ज्यादा होगी। जैसे ये एग्जांपल है, NH2 का इफेक्ट कैसा होता है? प्लस एम, CHO का इफेक्ट माइनस एम, यानी कि ये वाली रिंग तो पूरी की पूरी डीएक्टिवेट है ना, ये रिंग तो पूरी डीएक्टिवेट है भैया, ए पर जा ही नहीं सकता, सी पर जा ही नहीं सकता, है ना। रही बात बी की, तो बी से भी इलेक्ट्रॉन रिच साइट अगर कोई होगी तो इलेक्ट्रोफाइल वहीं जाएगा। तो यहां पर देखो जरा, NO2 के, NH2 के रेस्पेक्ट में कौन सी पोजीशन है? ऑर्थो पोजीशन है, तो यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको क्या मिलेगी? ज्यादा मिलेगी। यहां आते हैं भैया, यहां पर देखो जरा, ए पर नहीं जाएगा, सी पर नहीं जाएगा, बी पर जाएगा। क्यों जाएगा बी पर? क्योंकि बी जो रिंग है ना वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है, और ये मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि इस तरह की कंपाउंड में जो एक बेंजीन रिंग है वो दूसरी बेंजीन के लिए एक्टिवेटिंग ग्रुप की तरह काम करती है, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन जो है वो यहां से ऐसा ही पूछता है कि भैया कौन सा एक तरीके से जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसी तरह से मार्किंग करके दे देगा, और इलेक्ट्रोफाइल की पोजीशन आपको पूछेगा कि आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करेगा। आई होप मेरी बातें आपके समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये है भैया अपने पास ESR रिएक्शन पढ़ने के लिए बेसिक पॉइंट। चलो सारे बेसिक हमने पढ़ लिए ESR पढ़ने के लिए। अब थोड़ा सा इसी को आगे बढ़ाते हैं हम, एग्जाम्पल्स ऑफ ESR, ठीक है। देखो जी, कौन से एग्जाम्पल है ESR की? ज्यादा एग्जाम्पल नहीं है, ESR रिएक्शन छोटा सी एक मैकेनिज्म की रिएक्शन है, ठीक है। देखो, हाँ तो भाई देखो जरा कि नेक्स्ट जो है ना वो है अपने पास एग्जाम्पल्स ऑफ ESR। देखो एनसीईआरटी में ESR के कौन कौन से एग्जाम्पल्स जो है वो गिवन है, कौन कौन से एग्जाम्पल दिए हैं ये हम देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल्स ऑफ ESR में आप समझो, सबसे पहले एक रिएक्शन है जिसको हम बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है, FCR, है ना, और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक। इसके बाद में जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है ये है भैया हेलोजिनेशन, ठीक। एक जो अगला एग्जाम्पल है ये है नाइट्रेशन, फिर है अपने पास सल्फोनेशन, ठीक है, और फिर है डाई एजो कपलिंग रिएक्शन, ठीक है। एनसीईआरटी में ये सारे एग्जाम्पल है ESR के। कितनी रिएक्शन हो गई? 5 रिएक्शन, पांचों रिएक्शन पढ़ ली, ESR खत्म। और डाई एजो कपलिंग ये जो है ना यहाँ पर ही हम डिस्कस करेंगे डाई एजोनियम सॉल्ट या बेंजीन डाई एजोनियम सॉल्ट, यही डिस्कस करेंगे।
बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। तो इसके अलावा भी थोड़ा सा पॉइंट और डिस्कस करेंगे, फिर ESR खत्म, फिर आगे जो है वो हम स्टार्ट करेंगे FSR, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है ना। तो देखो क्या एग्जांपल्स ऑफ ESR में हमारे पास फ्रीडल क्राफ्ट हो गई, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन से, यहीं से मैं अपनी बात स्टार्ट करूंगा। देखो जी, तो भैया रिएक्शन का नाम है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है। इसको हम बोलते हैं FCR, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। देखो जी, बहुत ही आसान सा काम फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन का, है ना। और आपको पता होना चाहिए कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन दो तरीके की होती है, FCR दो तरीके की होती है। एक तो हम रिएक्शन का नाम है हमारे पास फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ठीक। और दूसरी जो रिएक्शन है ना वो है अपने पास फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ठीक है। अब होता क्या है एल्काइलेशन में, तो भाई एडिशन ऑफ एल्काइल ग्रुप जुड़ेगा और यहां पर एसाइल ग्रुप जुड़ेगा। हमें इन दोनों को डिटेल में पढ़ना है, तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन से। तो हेडिंग इज फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। भैया ये रिएक्शन जो है ना आपको कहाँ मिलेगी, तो ये आपको 12वीं की जो NCERT है, ठीक है, उसके फर्स्ट चैप्टर में आपको ये रिएक्शन मिलेगी, हेलो एल्केन वाले चैप्टर में, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। बहुत ही सिंपल सा काम रहेगा कि देखो क्या करना है, एल्काइल ग्रुप ऐड होगा, ये बेंजीन है, ठीक है। सबसे पहले हम बेंजीन की बात कर देते हैं कि बेंजीन पे जो हो कैसे रिएक्शन होगी। बेंजीन है और रिएक्शन जो है ना यहां पर आपको करवानी है RX के साथ, ठीक है, एल्काइल हैलाइड के साथ। तो ये हमारा सबस्ट्रेट हो गया, ये हमारा जो रिएजेंट हो गया एल्काइल हैलाइड, और साथ में यहाँ पर कैटलिस्ट होता है। अपने पास बहुत सारे अलग अलग कैटलिस्ट होते हैं, आपको लिखा हुआ मिलेगा AlCl3, या इसकी जगह जो है वो हो सकता है AlCl3 के जगह आपको FeCl3 मिल सकता है, या इसकी जगह जो है वो आपको AlCl3, नॉट AlCl3, दिस इज AlX3, है ना। FeX3 बोल दो तो ज़्यादा ठीक रहेगा। केवल जिंक लिखा हुआ मिल सकता है आपको, ZnX2 लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक है। ये सारे के सारे एक्चुअल में क्या होते हैं, ये सारे के सारे होते हैं भैया जी लुईस एसिड। ये सारे क्या होते हैं, ये होते हैं लुईस एसिड, ठीक है। और लुईस एसिड के केस में, किसी भी लुईस एसिड के केस में जब रिएक्शन करवाओगे तो यहाँ पर जो है वो एल्काइल ग्रुप का एडिशन होता है, मतलब एक तरीके से एडिशन तो नहीं बोल सकते इसको, सब्स्टिट्यूशन होता है, हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होता है, और एल्काइल ग्रुप जो है बेंजीन पर आके जुड़ेगा हाइड्रोजन की जगह, और HX क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा ओवरऑल। तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, क्योंकि यहाँ पर एल्काइल बेंजीन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब ये रिएक्शन कैसे चलती है, तो वैसे मैकेनिज्म तो इसकी जो जनरल मैकेनिज्म है ना ESR की, बस उसी के अकॉर्डिंग होगी, उसी को फॉलो करेगी मैकेनिज्म तो। लेकिन फिर भी एक छोटा सा पॉइंट जो है वो हम यहां पर देख ही लेते हैं। देखना कि आपको सबसे ज्यादा कॉमन यहां पर जो मिलेगा, ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन पढ़ रहे हैं, सबसे ज्यादा कॉमन एल्काइल हैलाइड जो मिलता है वो RCl मिलता है, और सबसे ज्यादा कॉमन जो यहां पर एरो पर कैटलिस्ट मिलता है वो AlCl3 मिलता है, और AlCl3 भी एनहाइड्रस होना चाहिए। दिस AlCl3 इज यूज्ड इन एनहाइड्रस फॉर्म, दिस इज एनहाइड्रस। एनहाइड्रस, सवाल ये भी आता है कि यार एनहाइड्रस ही क्यों काम में लेता है, हम वाटर काम में क्यों नहीं लेते हैं यहाँ पर, है ना, एनहाइड्रस क्यों काम में लेते हैं। तो देखो जरा सारे सवालों के जवाब आपको यहाँ पर मिलेंगे। हमारे पास ये रिएक्शन कैसे चलती है, मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जो है ना वो है भैया जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, कि इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट हुआ। कि हम पढ़ रहे हैं कौन सी रिएक्शन पढ़ रहे हैं, ESR रिएक्शन पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल कहां से आया और क्या है इलेक्ट्रोफाइल, तो देखो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, तो हमारे पास ये है RX, ठीक है, ये एक एल्काइल हैलाइड है, या इसकी जगह देखो एक RCl ले लेते हैं हम, ये ठीक रहेगा, है ना। और साथ में जो है वो आपने क्या ले रखा है, एक कैटलिस्ट ले रखा है, AlCl3 ले रखा है ना। और AlCl3 जो है वो इसके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, केवल 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये एक है भैया लुईस एसिड, ये लुईस एसिड है। आउटर मोस्ट सेल में कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है, लुईस एसिड है। चलो ठीक है, तो क्लोरीन जो है वो क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो Al को देगा, एल्यूमिनियम को देगा,
है ना। और एल्यूमिनियम के जो भी ऑर्बिटल्स है उसको इलेक्ट्रॉन दिए, एल्यूमिनियम के पास जो है वो ऑर्बिटल्स खाली, तो इसको इलेक्ट्रॉन दिए और इसको इलेक्ट्रॉन दिए क्योंकि इसको जरूरत भी है। तो हमारे पास यहां पर ये बना, क्लोरीन पर चार्ज कैसा, पॉजिटिव आया, ये Al, ये Cl, ये Cl, ये Cl, और क्लोरीन क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्लोरीन अब क्या करेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके बाहर, तो पीछे जो है वो हमें मिलेगा R+ और साथ में AlCl4- बना। ठीक, ये कंडीशन आई है हमारे पास। अब भैया जी ये जो AlCl4- है ना, ये तो फर्दर वापस से टूट जाएगा AlCl3 और Cl-, क्योंकि जो कैटलिस्ट होता है वो कभी भी रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि आपको यहां पर क्या मिल रहा है, R+, और R+ क्या है, R+ इज ए कार्बोकेटाइन, तो ये तो एक कार्बोकेटाइन है। ठीक है, ये है भैया एक कार्बोकेटाइन, और कार्बोकेटाइन बना है, ये कार्बोकेटाइन होता है क्लासिकल कार्बोकेटाइन, तो इसमें रीअरेंजमेंट भी हो सकता है। तो ध्यान रखना फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। कि फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन की बात हम करें ना, तो यहां पर रीअरेंजमेंट हो सकता है, कार्बोकेटाइन बन रहा है अपने पास, और ये कार्बोकेटाइन ही हमारा क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। अब ये कार्बोकेटाइन बन गया एक बार, तो ये बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा। देखो तो AlCl3, ZnCl2, ये जितने भी होते हैं ना, FeCl3, है ना, इनके अलावा भी और भी बहुत सारे अलग अलग तरीके के हम यहां पर काम में ले सकते हैं, लेकिन ये सबसे कॉमन है। ठीक है, तो आप समझो कि नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा। अब बेंजीन है, तो बेंजीन पर जो वो R+, ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, इसका अटैक हुआ तो एरिनियम आयन कॉम्प्लेक्स बनेगा। ये लो जी, ये R और ये H, ये पॉजिटिव, ये बन गया अपने पास सिग्मा कॉम्प्लेक्स, और फिर जो है वो ये रेजोनेंस से स्टेबल होगा, तो इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेगी, अलग अलग बनाने की जरूरत नहीं है। और लास्ट में ये वापस से यहाँ से क्या कर देगा, H+ को फ्री कर देगा। ये H+ को फ्री किया तो ये एल्काइल बेंजीन, ठीक है, दिस इज एल्काइल बेंजीन, है ना। इस तरीके से जो है वो रिएक्शन चलती है, एल्काइल बेंजीन इस तरीके से रिएक्शन चलती है। और ये H+ क्या करेगा, इस Cl के साथ मिलकर HCl बना लेगा। तो ये है रिएक्शन फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। अब इस रिएक्शन में आपको कौन कौन सी चीजें ध्यान में रखनी है वो मैं बता देता हूं। तो सबसे पहला तो ये कि कार्बोकेटाइन फॉर्म्स एज इलेक्ट्रोफाइल which can be या which may be rearrange। ठीक है, तो क्या हो सकता है, इसमें रीअरेंजमेंट हो सकता है, कार्बोकेटाइन बनता है और वो क्या हो सकता है, वो रीअरेंज हो सकता है ना। ध्यान ये रखना है कि भाई अगर FeCl3 आपने ले रखा है तो कार्बोकेटाइन रीअरेंज नहीं होगा, बट इन केस ऑफ FeCl3 आपने जो कार्बोकेटाइन जनरेट करने के लिए या इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने के लिए FeCl3 काम में लिया, तो FeCl3 के केस में, बट इन केस ऑफ FeCl3 कार्बोकेटाइन विल नॉट रीअरेंज। ठीक है, तो भैया FeCl3 के केस में कार्बोकेटाइन रीअरेंज नहीं होता है। अब देखो यार, कारण क्या है कि यार FeCl3 की प्रेजेंस में कार्बोकेटाइन रीअरेंज नहीं होता है। इसका कारण यह है कि FeCl3 इज वीकर लुईस एसिड देन AlCl3, कि उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती है ना, ये वीक लुईस एसिड होता है ना। ये मैं लिख देता हूं, बिकॉज FeCl3 इज ए वीक लुईस एसिड। ठीक है, तो ये एक वीक लुईस एसिड होता है और ये एबल मतलब इतना एफिशिएंट नहीं होता है कि ये यहां से क्या करे, Cl को अलग कर सकते। जैसे यहां पर जो है ना, जैसे Fe आपने काम में लिया तो ये बॉन्ड बनेगा। अब भैया ये Cl यहां पर अगर Fe होगा, आयरन होगा, तो ये यहां से जो इस इलेक्ट्रॉन को खींचने में जो है वो सक्षम नहीं होगा, कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा, और पहले ही ये जो है वो क्या करेगा, बेंजीन रिंग पर अटैक कर जाएगा। तो इसके केस में जो कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट नहीं होगा। पॉइंट ये याद रखना है कि FeCl3 के केस में कार्बोकेटाइन जो बनता है वो रीअरेंज नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास। फिर भैया जी देखो, बात याद रखने वाली चीज तो इतनी है ना। अब एक और पॉइंट जो कि आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि भाई फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन जो है ना, इसमें कार्बोकेटाइन हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है।
अब ये कार्बोकेटाइन का जनरेशन कितने अलग अलग तरीके से हो सकता है, ठीक है, तो ये भी मैं लिख देता हूं, इन फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन कार्बोकेटाइन कैन बी जनरेटेड बाय फॉलोइंग मेथड्स, ठीक है। सबसे पहला विथ एल्काइल हैलाइड, ठीक है भैया जी, एल्काइल हैलाइड से हम कार्बोकेटाइन जनरेट कर सकते हैं। और RX एल्काइल हैलाइड के साथ यही सारी चीज़ें AlCl3 होगी, है ना, FeCl3 आपको लिखा हुआ मिलेगा, ZnCl2 FeCl2, ये सारी चीज़ें आपको लिखी हुई मिलेगी। और कार्बोकेटाइन जो जनरेट होगा जैसे अभी हमने देखा ठीक उसी मेथड से, ठीक है। फिर दूसरा भैया जी एल्कीन, ठीक है, विथ एल्कीन, क्या फ्रीडल क्राफ्ट बेंजीन की रिएक्शन एल्कीन के साथ भी करवा सकता है, और इस पर नीट में क्वेश्चन भी आया हुआ है, अभी बात करते हैं। तो एल्कीन के साथ, जैसे मान लो ये एल्कीन है, एल्कीन के साथ एसिडिक मीडियम ले रखा है, H+ ले रखा है, EAR रिएक्शन होगी, EAR मैकेनिज्म होगी। तो सबसे पहले जो है ये H+ को इलेक्ट्रॉन देगा, आप क्या बनाओगे, कार्बोकेटाइन। कौन सा कार्बोकेटाइन बनेगा, जहां ज्यादा स्टेबल होगा। और ये जो कार्बोकेटाइन बन रहे हैं ये ही अपना क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। अब ये जाके बेंजीन पर अटैक कर देगा, है ना। और ये H+ के लिए जो वो H2SO4 हो सकता है, HCl हो सकता है, यहाँ HF भी काम में ले सकता है, इनमें से कोई भी एसिडिक मीडियम प्रोड्यूस करने के लिए हो सकता है। तीसरा जो है वो विथ एल्कोहल, एल्कोहल भी आपको दे सकता है, जैसे ROH और यहाँ पर लिख दिया H+, है ना, या H2SO4 भी हो सकता है, ये लिख के दे दिया। तो भैया ROH क्या करेगा, ये इसको जो है वो लोन पेयर देगा ऑक्सीजन, और ये यहाँ से वाटर जो है वो क्या हो गया बाहर, और H2O बाहर होके क्या बनेगा, R+, और यही हमारा क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। तो ये सारी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के पार्ट हो सकते हैं। क्या फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में इन सब से जो है वो क्या हो सकता है, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो सकता है, बेंजीन पर ये सारे अटैक कर सकते हैं। एक एग्जांपल से इसको हम समझ लेते हैं, फिर लेक्चर को खत्म करते हैं। देखना जरा, क्या फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन की बात कर रहे हैं ना, तो ये तो आज हम खत्म कर ही लेंगे। हाँ जी, जैसे ये बेंजीन है अपने पास, ठीक है, एरो पर आपको लिख के दे दिया भैया CH3Cl AlCl3 सबसे कॉमन, ठीक है। आपको क्या करना है, कार्बोकेटाइन बनाना है, अगर रीअरेंज होता है तो करवाओ, अदरवाइज कोई ज़रूरी नहीं है, और प्रोडक्ट बनाओ। ये बेंजीन है, यहाँ पर आपको दे दिया CH3 CH2 CH2 Cl और साथ में दे दिया AlCl3, ठीक है। बेंजीन है, साथ में यहाँ पर दे दिया भैया एल्कीन, और ये है H+, ठीक। ऐसे भी दे सकता है, ये भी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन ही है। बेंजीन यहाँ पर आपको दे दिया, मान लो कोई भी इस तरीके से अल्कोहल दे दिया OH, और साथ में दे दिया H+, ठीक है। एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, ये बेंजीन है, यहाँ पर कोई भी इस तरीके से जो है वो आपको कोई अल्काइल हैलाइड दिया मान लो, ठीक है ना, ये Cl और साथ में दे दिया AlCl3, ठीक है। बाकी भी और भी एग्जांपल है, अच्छे एग्जांपल है, वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, आज इतना ही करते हैं। देखना जरा कि सबसे पहले यहाँ पर इस बॉन्ड को ब्रेक करो, और कार्बोकेटाइन कौन सा बना, CH3। जो कार्बोकेटाइन बन रहा है उसको चेक करो कि ये रीअरेंज हो सकता है कि नहीं हो सकता। अगर हो सकता है तो ठीक है करवा दो, नहीं हो सकता तो प्रोडक्ट बनाओ डायरेक्टली। ये बेंजीन पर अटैक करेगा, कहीं अटैक करवा दो, बेंजीन की सारी पोजीशन सिमिलर है, तो यहां पर बनेगा टोलुइन, ठीक है। यहां पर ये बना कार्बोकेटाइन, कौन सा कार्बोकेटाइन है भैया, ये तो N प्रोपाइल कार्बोकेटाइन है। रीअरेंजमेंट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। यहां से जो है मैं क्या करवा दूं, इसमें हाइड्राइड शिफ्टिंग करवा दूं, तो हाइड्राइड शिफ्टिंग करवाऊंगा तो ये कार्बोकेटाइन बनेगा, ठीक। और ये जो है वो अब बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा, तो बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा तो यहाँ से ये CH और ये CH3 और ये CH3, ये कार्बोकेटाइन मतलब ये बनेगा। इसका नाम है आइसोप्रोपाइल बेंजीन, या इसको क्यूमीन भी बोलते हैं, इसका कॉमन नेम है ना क्यूमीन,
ठीक। फिर इधर देखो, अब ये एल्कीन और H+ दे रखा है, तो पहले इन दोनों की आपस में रिएक्शन होगी, ये जो इसको इलेक्ट्रॉन देगा और यहां से ये वाला कार्बोकेटाइन बनेगा, है ना। ज्यादा स्टेबल, देखो पॉजिटिव चार्ज इस बाहर वाले कार्बन पर भी आ सकता है, अंदर वाले पर भी आ सकता है, लेकिन ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन ही बनाना है, इसमें कोई रीअरेंजमेंट वगैरह होगा नहीं, तो ये ही बेंजीन पर अटैक करेगा। ये लो सेम प्रोडक्ट आइसोप्रोपाइल बेंजीन, यहां पर भी क्या बनेगा, क्यूमीन बनेगा। यहां चेक कर लो, एल्कोहल है भैया जी, पहले तो इनकी रिएक्शन होगी, यहां कार्बोकेटाइन ये वाला बनेगा, ठीक है, और ये कार्बोकेटाइन जो इसमें क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा, ये हाइड्रेट शिफ्टिंग करवा दी, ये रीअरेंजमेंट, ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक। और अब ये बेंजीन पर अटैक करेगा, बेंजीन पर अटैक करेगा तो यहाँ रिएक्शन हुई तो ये प्रोडक्ट बनेगा, चेक कर लो जरा, ऐसा ही होगा, है ना। सिंपल सा काम है, टर्सरी ब्यूटाइल बेंजीन ये इसका नाम है। यहाँ पर देखो ये कार्बोकेटाइन बनाया, यहाँ से मैं हाइड्रेट शिफ्टिंग करवा दूँ तो रीअरेंज होकर ये कार्बोकेटाइन इसमें कन्वर्ट हुआ, ठीक है। इससे ज़्यादा स्टेबल ये बनेगा नहीं, तो बस बेंजीन पर इसी का अटैक होगा, तो हमारे पास ये कंडीशन आ गई, ये लीजिए, है ना। ये है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। इसी पर और भी एग्जाम्पल हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, अच्छे एग्जाम्पल देखेंगे, है ना। और जो है वो यहाँ से नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। अगली क्लास में हम जो है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन कंप्लीट करेंगे, हेलोजिनेशन भी हम अगली क्लास में कंप्लीट कर लेंगे, नाइट्रेशन जो है वो स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो ये है, मिलते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।